हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है, ये फंड है क्या और इसका जो रिटर्न कैसा रहा है पिछले सालों में, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये सब हम कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है, ये फंड कैसा फंड है। तो देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बताता हूँ कि जो ये फंड्स होते हैं, कोई भी फंड्स के मैं नाम बताता हूँ तो ये देखिए कि उसके नाम में ही उसकी बहुत सारी डिटेल होती है। तो जैसे कि अभी इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। अब देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मतलब ये हो गया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, मतलब कि जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है इस फंड में और जो भी फंड के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो हो गई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब देखिए क्या है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अब देखिए, जो ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये किस स्टॉक्स में, मतलब कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो जो होता है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स इंडिया में बहुत सारे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के नाम से जानी जाती है, मतलब जो टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं, या फिर उनको आप आईटी कंपनी भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि जो हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी है किस लेवल की है और आगे ये फ्यूचर में उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तो फिर आप इस फंड को चूज़ कर पाएंगे। देखिए, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पहले देखना होगा कि देखिए, जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्फोसिस में कितना % है, वो टीसीएस, विप्रो, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं। मतलब अगर आपको ये भरोसा है कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी अगर वो इम्प्रूव होती है फ्यूचर में, तो फिर आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा सकती है, मतलब किस लेवल की जा सकती है, फिर कितना ग्रोथ अभी संभव है, तो फिर आपको इस फंड को चूज़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए हम इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं कि जो ये फंड है वो फंड कैसा है, या फिर इसके जो फंड हाउस है वो क्या है। बाकी चीज़ें हम डिटेल समझते हैं। तो जैसा कि आप इसकी बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं, जो ये फंड हाउस है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था। और अगर इसकी लॉन्च डेट देखते हैं, लॉन्च डेट मतलब कि ये फंड जो है लॉन्च कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 जनवरी 2013 को। और अगर हम रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तो वो करीब 28% का आता है। और भी अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, बेंचमार्क इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है S&P BSE टेक TRI इंडेक्स, मतलब जो हमारा सेंसेक्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है वो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करते हैं, देखिए रिस्कोमीटर को थोड़ा समझते हैं। देखिए, रिस्कोमीटर इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा और कुछ समझते हैं कि देखिए, जो आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा वो एक सेक्टर में होगा या फिर आप बोल सकते हैं एक थीम पे बेस्ड होगा। सेक्टर का मतलब कि जो हमारी टेक्नोलॉजी सेक्टर है वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर हम थीम की बात करें, देखिए थीम क्या होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये थीमेटिक फंड है। अब देखिए, थीमेटिक का मतलब क्या होता है। थीमेटिक का देखिए मतलब ये होता है कि कोई थीम होती है, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी की थीम है, कोई दूसरी एनर्जी की थीम होती है, अगर दूसरी इंफ्रा की थीम होती है। तो देखिए, जो ये थीम है, ये थीम मतलब कि जो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बाकी सर्विसेज हो जाती हैं, जो कम्युनिकेशन कंपनी है इंडिया में, वो देखिए टेक्नोलॉजी थीम में आती है, मतलब वो एक थीम पे काम करती है। तो इसलिए एक सेक्टोरल फंड है, एक थीमेटिक फंड है। तो देखिए, अगर आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब आपने सिर्फ पूरा आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब देखिए वहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा कि आपको जो पूरा इन्वेस्टमेंट होगा या जो पूरी आईटी कंपनी होगी या फिर जितनी टेक्नोलॉजी कंपनी है वो सारी गिर सकती हैं अचानक से। क्योंकि अगर एक कंपनी गिरेगी, अगर आईटी कंपनी में इन्फोसिस में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो टीसीएस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, विप्रो में भी आ सकती है। मतलब कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने ला दी, या फिर कोई यूएसए में ऐसा कोई पॉलिसी आ गई जिससे कि हमारी जो आईटी कंपनियां हैं वो इफेक्टेड हो सकती हैं। तो हो सकता है कि कंपनियां जो हैं उनका जो मतलब लॉस में आ सकती हैं। तो ऐसे में जो फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो लॉस में हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसीलिए ये बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगा आपका।
और अगर हम ये टाइप देखते हैं, टाइप का मतलब होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो आज इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद दूसरे दिन इसमें से अपने पैसे निकाल लीजिए। मतलब आपकी जब रिडीम अलाउट हो जाएगी, मतलब 2-3 दिन में अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जब इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उसके बाद आप 15 दिन का अगर वेट कर लेते हैं, 15 दिन के बाद आप अपना अगर रिडीम्शन करते हैं, वहाँ से विड्रॉ करते हैं अपने पैसे को, तो क्या होगा कि फिर आपको वहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एग्जिट लोड मतलब आपकी जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है अगर आप समय से पहले निकालते हैं तो। और अगर आप 15 दिन से पहले अपने पैसे को रिडीम कर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो पोर्टफोलियो होगा उसका 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और देखिए जो इसका एसेट है, एसेट का मतलब ये होता है कि कितना पैसा ये मैनेज करते हैं, कितना फंड जो है मैनेज करते हैं, तो वो है करीब 6,887 करोड़, मतलब करीब 7,000 करोड़ के आसपास ये मैनेज करते हैं। और ये डेटा है वो 31 अक्टूबर 2021 का डेटा है। और वही अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए एक्सपेंस रेशियो इसका काफ़ी कम है अगर हम दूसरे फंड से कंपेयर करें अगर इसके कैटेगरी के, तो वो है 0.77%। देखिए इसके पहले मैंने भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर, वो करीब फरवरी मार्च में बनाया था, तो वहाँ पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो आ रहा था वो करीब 1.3% के आसपास था। मतलब इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो वहीं अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो एक्सपेंस रेशियो लगता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, तो वहाँ पर क्या है वो 1.15% का है और इस फंड में 0.77% है। तो आइए अब हम इस फंड के कुछ परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि इसका जो लास्ट टाइम में इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। तो अगर हम सबसे पहले इसका रिटर्न देखते हैं कि जो इसका रिटर्न रहा है वो कैसा है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका रिटर्न रहा है, अगर 1 साल की बात करें तो वहाँ पर करीब 81% का इसका रिटर्न रहा है। और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो वहाँ पर इसका करीब 43.9% का रिटर्न रहा है। और वहीं अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो वहाँ पर करीब 34.5% का रिटर्न दिया है इसने। और अगर हम ओवरऑल देखते हैं, मतलब जब से फंड लॉन्च हुआ है, मतलब अगर इंसेप्शन से देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो करीब 28% का एनुअल बेसिस पे आपको रिटर्न देता आया है। अगर इसकी कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखते हैं तो वो 1 साल में 94.2% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में करीब 29.7% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में करीब 24.2% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर 5 साल का अगर हम डेटा देखते हैं और दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर इस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो आइए अभी हम ये समझते हैं कि अगर आपने 1,000 रुपये की SIP की हुई है या फिर आपने 10,000 का लमसम में इन्वेस्टमेंट किया होगा इस फंड में, तो आपका जो अमाउंट है वो 1 साल, 3 साल या 5 साल में कितना हो गया होगा या फिर कितना हो जाएगा, इस पे हम समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, यानी 1 साल से आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपये। और इसमें आपकी जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी करीब 16,273 रुपये। इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 4,273 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम बात करें 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपये, यानी 36,000 रुपीज़। और आज की टोटल जो वैल्यू हो जाएगी उस फंड्स की तो वो हो जाएगी 83,370 रुपीज़। इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 47,370 रुपीज़ का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम बात करें 5 साल पहले की, यानी 5 साल से आप इस फंड में 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये। इसमें आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 1,72,443 रुपये। और इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 1,12,443 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम ये देखते हैं कि आपने इस फंड में 10,000 का लमसम में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अगर आप 3 साल पहले की बात करें तो अगर 3 साल पहले आपने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आज के समय में जो उस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो करीब 30,000 के आसपास हो जाएगी। और अगर 5 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 का लमसम में इन्वेस्टमेंट किया होगा, यानी कि 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज के समय में जो उस आपके 10,000 की वैल्यू हो जाएगी वो करीब 44,179 रुपीज़ हो जाएगी। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड का बेस्ट और वर्स्ट, मतलब सबसे अच्छा और सबसे खराब परफॉर्मेंस कब रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम वीकली देखें, एक वीक में इसका जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो रहा है करीब 12.19% का, और वो 23 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में रहा है। आपको याद होगा जब मार्च में कोविड आया था तो उस समय मार्केट कितना ज़्यादा गिरा था, उसके बाद जो मार्केट थोड़ी रिकवर हुई थी, तो इसीलिए इसका ये बेस्ट परफॉर्मेंस था उस समय।
और अगर एक मंथ की बात करें यानी कि एक महीने में इसने सबसे अच्छा रिटर्न कब दिया था, तो वो करीब 24% का दिया था 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच में। और अगर एक क्वार्टर में देखते हैं तो वो इसका रिटर्न रहा करीब 50% का, ये 19 जून से लेकर 18 सितंबर के बीच में रहा है 2020। और अगर एक साल की बात करें यानी कि एक साल में इसका सबसे बेस्ट रिटर्न कितना रहा है, तो वो 172% का रिटर्न रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और ये 23 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2021 के बीच में रहा है। और इसके वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि सबसे खराब परफॉर्म इसने कब किया था, तो वो इसने किया था 11 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में, करीब -20% का रिटर्न दिया था, वो भी कोविड के समय में ही दिया था। और अगर हम इसके मंथली रिटर्न देखते हैं तो मंथ में इसने करीब -35% का रिटर्न दिया था एक महीने में, वो 20 फरवरी से लेकर 23 मार्च के बीच में रहा है। और अगर एक क्वार्टर में देखते हैं तो वो करीब -31% का रिटर्न रहा है, वो 23 दिसंबर 2019 से लेकर 23 मार्च 2020 में दिया है। और अगर एक साल में देखते हैं तो एक साल मतलब 22 मार्च 2019 से लेकर 23 मार्च 2020 के बीच में इसने करीब -31% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसके पेयर कंपैरिजन हो सकता है, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी फंड्स की बात करें तो मार्केट में कौन कौन से फंड्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड तो यही है, इसके बाद है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, उसके बाद है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसके बाद है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। देखिए ये इसके कंपटीटर हैं और देखिए जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं ये इतने अवेलेबल हैं इंडिया में। तो देखिए जो मेनली ये फंड्स है टेक्नोलॉजी फंड्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है इसके ऊपर मैं अभी एक वीडियो लेके आऊँगा और उसके बाद कंपैरिजन भी करूँगा एक दूसरे फंड्स में कि कौन सा फंड्स आपके लिए सूटेबल हो सकता है। देखिए आप सिर्फ रिटर्न को ना देखें कि इस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दे दिया तो इसमें आप चुपचाप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको वहाँ पर लॉस भी हो सकता है। देखिए आप फंड्स के बारे में समझें कि उसका रिटर्न कहाँ पर रहा है और कितने टाइम में उसने रिटर्न दिया है और किस वजह से उसने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया और जो है रिटर्न कम दिया है। तो पहले आप ये जो है खाली उसके रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्टमेंट तुरंत ना कर दें, पहले आप दूसरे फंड्स को भी देखें, हो सकता है दूसरा फंड्स में रिटर्न भले ही कम मिला है लेकिन वो फंड्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। तो ऐसे में आप सिर्फ रिटर्न को ना देखिए, बाकी और दूसरी डिटेल्स भी देखिए, उसके बाद ही उस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो आइए हम ये देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स क्या क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इन्फोसिस में इसका इन्वेस्टमेंट है वो करीब 21.69% का है और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। और अगर हम TCS की बात करें जिसको हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बोलते हैं, इसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो करीब 9.38% का है। और अगर HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें इसका 9.24% का इन्वेस्टमेंट है। टेक महिंद्रा की बात करें तो उसमें करीब 8.87 का इन्वेस्टमेंट है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें करीब 5.82% का इन्वेस्टमेंट है। एमफैसिस की बात करें तो उसमें 4.36% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल में इसका करीब 3.7% का इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर का स्टॉक है। अगर हम कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कॉर्पोरेशन की बात करें तो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 3.43% का है। विप्रो की बात करें तो विप्रो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, उसमें 2.61% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और ई-क्लर्क्स सर्विसेज की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में सर्विसेज देता है, उसमें इसका करीब 2.40% का इन्वेस्टमेंट आता है। और देखिए अगर इसके हम पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस सेक्टर में मतलब किस लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। देखिए अगर हम जायंट्स की बात करें, जायंट्स का मतलब है कि जो बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे अगर टॉप 50 स्टॉक्स की बात करें, जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, HCL हो गया, तो इसको हम जायंट्स बोल सकते हैं। देखिए उसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 66.77% का है। और अगर हम लार्ज कैप की बात करें यानी कि जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप में आते हैं, तो वहाँ पर इसका करीब 8.29% का इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि करीब अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर 75% का इन्वेस्टमेंट इसका लार्ज कैप स्टॉक्स में आता है। तो यानी कि जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छे फंड्स में है। अगर आप इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो मतलब कि 75% इन्वेस्टमेंट आपका जो है एक कह सकते हैं कि लार्ज कैप में, जो कि काफ़ी सिक्योर माना जाता है। और हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी इसका करीब 19% का इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि काफ़ी अच्छा हो सकता है कि मिड कैप में भी काफ़ी अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में इसका बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, करीब 6.20% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर हम इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो देखिए अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें यानी कि जो मोस्टली IT कंपनीज है वहाँ पर करीब इसका 82.40% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो कम्युनिकेशन में इसका करीब 6.26% का इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब जैसे कि भारतीय एयरटेल हो गया।
और अगर हम सर्विसेज की बात करें जो कि कंपनियां सर्विसेज देती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी में, तो वो उसमें करीब 6.13% का इन्वेस्टमेंट आता है इसमें। तो आइए अब इनके हम फंड मैनेजर को देखते हैं कि जो इनके फंड मैनेजर हैं वो कौन है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वैभव दुसाद हैं वो 2 मई 2020 से लेके इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं और वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, मतलब उन्होंने एमटेक भी किया है, बीटेक भी किया है और एमबीए भी किया है, तो मतलब काफ़ी क्वालिफाइड जो है फंड मैनेजर है। और उनका एक्सपीरियंस भी अगर हम देखते हैं तो वो इसके अलावा करीब 2 फंड और मैनेज करते आ रहे हैं और बाकी वो मॉर्गन स्टैनली में भी उन्होंने काम किया है और क्राइसिल में भी उनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मतलब जो इनके फंड मैनेजर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आइए हम टैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले टैक्स भरने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो देखिए तो टैक्सेशन को आप पहले ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए टैक्सेशन में ये है कि मान लीजिए आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि आज जो है 10 दिसंबर 2021 है, तो अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो आप 10 दिसंबर 2022 को अगर अपने पैसे को रिडीम करते हैं 365 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 2021 को, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका इसमें टैक्स लगेगा, पहले आप वो ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है इसमें, तो आपको फिर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आपको मान लेते हैं 1.5 लाख का प्रॉफिट होता है, यानी 1,50,000 का आपको इसमें 1 साल में प्रॉफिट होता है, तो और आपने उस प्रॉफिट को निकाल लिया, मतलब आपने उस प्रॉफिट को लिया है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट होगा वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और बाकी जो 50% आपका 50,000 एक्स्ट्रा है, वहाँ पर आपको क्या है कि आपको 10% का टैक्स देना होगा, जिसको हम LTCG टैक्स बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और बाकी अगर आप ये समझिए कि अगर आपने जो है 1 साल के पहले ही, यानी कि आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लेते हैं 10 दिसंबर 2021 को, और बाकी आपने 2-3 महीने बाद ही आपने वहाँ से अपने पैसे को रिडीम कर लिया, तो देखिए वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे, मान लीजिए आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उस 20,000 के प्रॉफिट पे आपको 15% का टैक्स देना होगा जो आपका प्रॉफिट होगा। और बाकी जो वो टैक्स होगा उसको हम STCG टैक्स बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो इसका टैक्सेशन होता है वो कैसे काम करता है। और एक बात का आप ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आप उस फंड को सेल नहीं करेंगे, मतलब आपने कोई फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल के लिए आपने 10 साल के लिए मतलब कर दिया, 10 साल बाद ही आप उस फंड से अपने पैसे को रिडीम करेंगे, तो आपको बीच में उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मतलब कि जब तक आप उस फंड को होल्ड करते हैं आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि जो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो कितना है। तो देखिए अगर आप SIP करना चाहते हैं, यानी कि आप पर मंथ इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है 5,000 रुपये का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आइए अब हम इसके रिस्क रेशियोज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको देखते हैं कि वो जो रिस्क रेशियोज़ हैं वो कैसे हैं, जो कि आपको फंड चूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो काफ़ी हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी कि जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.09 है और वर्सेस 14.47%, यानी कि जो इसके कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 14.47% का आता है और जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.09% का है। इसका मतलब ये है कि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले आप ये समझिए कि वो फंड जो है वो कितना वोलेटाइल है, यानी कि कितना अप डाउन करता है पिछले 3 सालों में, तो वो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो शो करता है। तो यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज से ये फंड ज़्यादा काफ़ी वोलेटाइल रहा है। तो जैसा कि आप बीटा देख सकते हैं कि जो इसका बीटा है वो भी काफ़ी हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, यानी कि 0.86, और अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज का बीटा देखते हैं तो वो 0.76 आता है। देखिए बीटा होता क्या है, पहले आप ये समझिए कि देखो जो बीटा होता है वो अपने कैटेगरी के एवरेज से, जैसे कि मान लेते हैं ये ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, तो इसने SBI टेक्नोलॉजी फंड से या फिर आप दूसरे टाटा डिजिटल इंडिया फंड से कंपेयर करते हैं, तो उन दोनों में कितना वोलेटाइल रहा है। तो देखिए ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल रहा है अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो देखिए जो इसका शार्प रेशियो है वो इसमें ये शो कर रहा है कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और जो इसका शार्प रेशियो 1.78 है, और जो इसके कैटेगरी के एवरेज का जो है शार्प रेशियो आता है वो 0.79 है। देखिए शार्प रेशियो का सीधा सा मतलब ये होता है, शॉर्ट में ये समझिए कि देखिए जो आपका जो फंड मैनेजर है वो कितना ज़्यादा रिस्क लिया है और कितना अच्छा रिटर्न दिया है, तो वो इसमें जो है शार्प रेशियो शो करता है। मतलब कि रिस्क के साथ साथ इसमें आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिला है अगर आप कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करते हैं। तो
तो वहीं अगर हम टर्नर रेशियोज की बात करें तो वो भी ये शो कर रहा है बीटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, मतलब कि जो इसकी जो यूनिट्स है उन्होंने ज़्यादा रिस्क लिया है और लेकिन रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। और अगर हम जेनसन अल्फा की बात करें, देखिए जेनसन अल्फा जो है इसमें ये शो करता है कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से उसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अगर माइनस में होगा तो मतलब माइनस में रिटर्न दिया है, अगर प्लस में होगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो जैसे कि आप इसका जेनसन अल्फा देख सकते हैं वो 9.31 है, अगर इसके कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करते हैं वो तो 3.2 है। मतलब अगर इसका रिटर्न देखते हैं कि इसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए आज इस फंड में हमने बात किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में, तो आपको सारी डिटेल मैंने शो करने की कोशिश की कि इसका रिटर्न कैसा रहा है और फ्यूचर में इसके रिटर्न क्या हो सकते हैं वो भी हमने बात किया था। तो देखिए ये मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि क्या आपको ये फंड चूज़ करना चाहिए या फिर चूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये एक सेक्टोरल फंड है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप ये मत करिए कि अगर आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप 100 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 के 100 रुपये ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। रिटर्न तो काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो रिटर्न होगा जो वो बहुत हाई रिस्क पे होगा। तो इसीलिए मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगी कि देखिए आप जो है 15% से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा 20% उससे ज़्यादा इस फंड में इन्वेस्टमेंट आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी दूसरे फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, मैं बार बार ये बोलता हूँ। और देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप ये मत करिए कि आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और 10 दिन बाद हो सकता है मार्केट थोड़ी ज़्यादा गिर जाए, जैसे कि अभी कोई कोविड का कोई प्रॉब्लम फिर से आ गई तो ऐसे में आप परेशान हो जाएंगे कि मेरा पोर्टफोलियो 5% नीचे हो गया, 7% नीचे हो गया। तो मैंने आपको भी दिखाया था वर्स्ट परफॉर्मेंस कितना रहा है, एक वीक में 20% तक की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, बिल्कुल अवॉइड करिए इसको। अगर आप कम से कम 5 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 साल से ज़्यादा के लिए भी करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मिनिमम आप 5 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बना के रखें। तो 5 साल में क्या होगा कि आपको इसमें 25 से 26% तक का भी रिटर्न एनुअल बेसिस पे आपको मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो देखिए मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर अभी आपको ईमेल दिख रहा होगा। और मुझे आप चाहे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं तुरंत क्विक रिप्लाई आपको दे सकता हूँ। और अगर देखिए आपको स्टॉक मार्केट में जानना है, स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई बिजनेस के बारे में जानना है, तो देखिए आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ और स्टॉक मार्केट के बारे में भी वहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो देखिए अभी डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक दे दूँगा, आप जाके उस चैनल को भी वॉच आउट कर सकते हैं। और देखिए अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है और आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पर आप जाके अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और डीमैट अकाउंट की रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं पर भी मैंने पहले आपको बताया था, चाहे मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम, ईमेल, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।